नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम कॉपी में। दोस्तों, आज हम मध्यकालीन भारत के इतिहास का एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं, खिलजी वंश। कल हमने गुलाम वंश को देखा, ठीक है। गुलाम वंश में आखिरी जो महत्वपूर्ण जो राजा था वो कौन था? बलबन था, ठीक है। और बलबन का जो बेटा हुआ, पहले तो आप ये समझिए कि बलबन की मृत्यु के बाद कैकाबाद आया, ठीक है। लेकिन कल कैकाबाद को भी जल्दी मार दिया गया था, वो भी ख़त्म हो गया, ठीक ना। तो फिर उसके बाद कैकाबाद की मृत्यु के बाद उसका 3 वर्ष का पुत्र एक था, शमसुद्दीन, ठीक ना। तो शमसुद्दीन को बहुत आसानी से जलालुद्दीन खिलजी कत्ल कर देता है, क्योंकि वो उसका अंगरक्षक था। तो जाहिर सी बात है कि भाई उसका अंग का रक्षा करने का वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको मिला था, लेकिन वो उसको बहुत आसानी से मार देता है। तो हमें यहाँ पर ये दो चीज़ें समझना है कि खिलजी वंश का जो संस्थापक है वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है, न कि अलाउद्दीन खिलजी। बहुत लोग ये समझते हैं कि खिलजी वंश का संस्थापक अलाउद्दीन खिलजी है, जो कि गलत है। क्वेश्चन भी आता है वन लाइनर में, तो उसमें ऑप्शन में दिया रहता है अलाउद्दीन खिलजी। बहुत लोग ट्रिक भी करते हैं, जो कि गलत हो जाता है। तो असल में खिलजी वंश का जो संस्थापक है वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है। तो हम बात करेंगे 1290 से 1320 एडी के बीच की, ठीक है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और अब हम देखने जा रहे हैं जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, इसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। तो इसका जो कार्यकाल रहा है वो रहा है 1290 से 96 तक, यानी कि मात्र 6 साल का, ठीक है। तो पहली बात आप इसके बारे में समझ लीजिए। एक मिनट, पेन का कलर चेंज कर लें। तो पहली बात आप ये समझ लीजिए कि ये संस्थापक है, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि इसको दयापूर्ण जलालुद्दीन भी कहते थे। दयापूर्ण जलालुद्दीन, दयापूर्ण जलालुद्दीन इसको कहा जाता था, ठीक है। फिर उसके बाद कौन आता है? इसके बाद आएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। इसका जो कार्यकाल है, इसका कार्यकाल ठीक ठाक रहा है 1296 से 1316 तक, यानी तकरीबन 20 साल तक, ठीक है। तो इसके बारे में हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं, समझ लेते हैं पहले। तो जलालुद्दीन खिलजी का एक मतलब ये सेनाधिकारी था ये, ठीक ना। आप देख रहे हैं कि मध्यकालीन भारत में अधिकतर जो सेनाधिकारी हैं, अंगरक्षक हैं, यही बाद में चल करके राजा बन जा रहे हैं, क्योंकि इन लोगों के हाथ में बहुत ज़्यादा पावर हुआ करता था और ये लोग बहुत आसानी से जो जो तत्कालीन जो राजा हुआ करता था उसको बहुत आसानी से लोग मतलब ख़त्म कर देते थे, ठीक है। तो जलालुद्दीन खिलजी का एक सेनाधिकारी था। इसने इसकी ही बेटी के साथ शादी भी कर रखा था, ठीक है। और जलालुद्दीन को ये बहुत मतलब स्मूथली ख़त्म कर देता है, ठीक है। तो अलाउद्दीन के शासनकाल में फिर से मंगोलों ने आक्रमण किया। तो यहाँ पर आपको एक पॉइंट ये ध्यान रखना है कि मंगोलों का आक्रमण इसके काल में हुआ है, आक्रमण हुआ, ठीक है। मंगोलों का आक्रमण फिर से इसके काल में हुआ। मंगोल कहाँ से आते थे? तो जैसे मान लीजिए कि ये अपना वर्तमान में आज भारत है ना, मान लीजिए ये भारत हो गया अपना, ठीक है। तो मंगोल यहाँ से आते थे, चाइना वाले रीजन से ये लोग बेसिकली आते थे, वहीं के मतलब थे ही ये लोग। चंगेज़ खान भी वहीं से आया था, ठीक है। तो क्या हुआ कि मंगोलों ने इससे
दिल्ली को 12 बार से भी ज़्यादा बचाया है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि अलाउद्दीन खिलजी जो कि काफ़ी क्रूर था, इसने मंगोलों से 12 बार से ज़्यादा मतलब दिल्ली को बचाया था, ठीक है। यानी कि मंगोलों को प्रवेश नहीं होने देता था भारत में, ठीक है। और इसका कहना ये था कि मेरे जाने के बाद, मेरे मरने के बाद मेरा बेटा ही राजा बने, ठीक ना। कुछ भूमि का टुकड़ा दान भी किया था ये। और इसके काल में एक जो अच्छी चीज़ हमें देखने को मिलता है वो मिलता है जासूसी प्रणाली। जासूसी प्रणाली बहुत ही अच्छा है, मतलब इसके यहाँ जासूसी, जैसे कि हमने एंशियंट हिस्ट्री में मौर्य काल में देखा था जासूसी प्रणाली को, ठीक है। उसी प्रकार से मध्यकालीन भारत में हम अलाउद्दीन खिलजी के काल में हम देखेंगे जासूसी प्रणाली को, जो कि काफ़ी अच्छा हुआ करता था। और इसमें क्या था कि 4-5 लोग मतलब ये एकदम साफ साफ कह दिया था कि 4-5 लोग इकट्ठा नहीं रह सकते। जैसे कि हमारे यहाँ नहीं है कि सीआरपीसी का सेक्शन 144 है, उसमें क्या है कि अगर ये 144 से सीआरपीसी अगर लागू अगर हो जाता है तो जहाँ पर 4 लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, ठीक है। और ये काफ़ी मतलब क्रिटिकल टाइम पर ही लगाया जाता है, ये बिल्कुल उस टाइम पर भी था, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कहा था कि 4-5 लोग कहीं पर भी इकट्ठा नहीं होंगे, क्योंकि उसको ये डर हुआ करता था कि कहीं ऐसा ना हो कि 4-5 लोग इकट्ठा होने लगे और ये लोग मेरे खिलाफ ही कुछ मतलब चलाने लगे आपस में, ठीक ना। तो इसलिए 4-5 लोग इसके काल में इकट्ठा नहीं हो सकते थे, एक जगह बैठ नहीं सकते थे, ठीक है। शराब पूरी तरीके से इसके काल में बंद हो गया था। कर प्रणाली अच्छी थी, ठीक है। यानी कि कर का कर प्रणाली कर प्रणाली बेहतर थी, ठीक है। और स्थाई सेना भी थी बढ़िया, स्थाई स्थाई सेना, ठीक है। 24 गुणे 7, समझ रहे हैं। क्योंकि एकदम काफ़ी मतलब स्ट्रिक्ट था ये, कोई काला धंधा नहीं कर सकता था इसके काल में, ठीक है। एक मंडी थी सहारा मंडी, सहाना सहाना मंडी, ठीक है। इस मंडी में क्या हुआ कि इसमें वही लोग दुकान लगाएंगे जो इस्लाम को मानते हैं, और दूसरा कोई नहीं लगा सकता, ठीक है। इसमें काला धंधा नहीं हो सकता है, जितना कम तौलोगे उतना ही तुम्हारे शरीर का मांस निकाल लिया जाएगा, ये इसने मतलब एक बना रखा था। तो इसमें एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर ये है कि इसमें सिर्फ मतलब जो इस्लाम धर्म को जो मानने वाले थे वही लोग इसमें मतलब दुकानदारी कर सकते थे अपना, बाकी और कोई नहीं कर सकता था, ठीक है। फिर इसके काल में क्या हुआ, इसके काल में जजिया कर लिया गया, जजिया 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 कर, ठीक है। जजिया कर क्या हुआ करता था कि ये हिंदुओं से गैर हिंदुओं से ये टैक्स लिया जाता था, ठीक है। तो इसमें क्या था कि जजिया कर जो है, ये एक मिनट है, ये मिस्टेक हो गया, ये गैर हिंदू नहीं होगा यहाँ पर, एक मिनट। जो इस्लाम धर्म को नहीं मानता था, ठीक है। जो इस्लाम धर्म को नहीं मानता था उससे जजिया कर लिया जाता था, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। जजिया कर की एक मैं थोड़ा सा फैक्ट यहाँ बताना चाहता हूँ कि मोहम्मद बिन कासिम जो था, मोहम्मद बिन कासिम कासिम ठीक है, इसने ही जजिया कर का स्टार्ट किया था। जजिया कर की शुरुआत किसने किया था, तो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, ठीक है। अभी आप आगे देखेंगे कि अकबर किस प्रकार से इसको हटा देगा, ठीक है, लेकिन वो आगे की कहानी है, ठीक ना। लेकिन फ़िलहाल आपको इतना ध्यान रखना है कि अलाउद्दीन खिलजी के काल में जो जो इस्लाम धर्म को जो नहीं मानते थे वो लोग जजिया कर देते थे, ठीक है।
आप इस्लाम धर्म को अपना लीजिए, आप जजिया कर नहीं देंगे। इस प्रकार से इसका कुछ मतलब था। फिर उसके बाद 100 खंभों का महल भी बनवाया। और एक जो चीज़ इसके बारे में काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए कि ये भारत है, ठीक है, तो इसने क्या किया कि मान लीजिए कि ये हमारी दिल्ली है, ठीक है, दिल्ली है, यहाँ पे शासन कर रहा है ये, लेकिन यहाँ से निकल करके ये अब दक्षिण की तरफ भी प्रस्थान करेगा, अपनी सेना को लेकर के जाएगा ये, ठीक है, और यहाँ पर भी आक्रमण करने का प्रयास करेगा, यानी कि दक्षिण में भी पूरा बढ़िया से ये प्रयास करता था, ठीक ना। तो इस प्रकार से इसका मतलब सिस्टम था। दिल्ली से निकल करके अब ये दक्षिण में भी अटैक करना शुरू कर दिया है, क्योंकि सिकंदर से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित भी था और अपने आप को ये सिकंदर सैनी भी समझता था, ठीक ना। और सिकंदर का तो सीधा सा लॉजिक था कि मुझे पूरा दुनिया पर कब्जा करना है। तो उसी प्रकार से ये भी अपना मतलब सिस्टम बना कर चलता था कि नहीं, हमको भी पूरा मतलब भारत पर कब्जा करना है, ठीक ना। क्योंकि अब इसको दिल्ली में संतोष नहीं है, अब ये पूरा निकल करके सोच रहा है कि दक्षिण में भी अब अपना अभियान चलाया जाए, ठीक ना। तो इस प्रकार से इसकी चीज़ें रही हैं, ठीक है। फिर इसने क्या किया कि दाग प्रणाली, दाग प्रणाली क्या था ये दाग प्रणाली? तो दाग प्रणाली सीधी सी बात इसमें हमको ये समझने में आता है कि ये क्या करता था कि अपने घोड़ों पर दाग बनवाता था ताकि अन्य लोगों से अलग दिख सके। कैसे होता था ये? तो लोहे को गर्म करके घोड़े की चमड़ी पर दाग दिया जाता था, ठीक ना, और उससे मतलब वहाँ पे निशान बन जाता था। फिर चेहर प्रणाली, चेहर प्रणाली इसमें क्या था? तो इसमें था कि जितने भी लोग इसके अंदर काम करते थे उनका स्केच बनवाता था। देख रहे हैं कितना मतलब ये कितना दिमाग लगा रहा है कि जो भी इसके यहाँ काम करते थे उनका ये बाकायदा स्केच भी बनवा कर रख रहा है, ताकि अगर कोई भी मतलब क्राइम हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे अगर कोई मतलब धोखा देने की कोशिश करे तो तुरंत इसको पकड़ लिया जाए, ठीक ना। फिर अलाई, अलाई दरवाज़ा, अलाई दरवाज़ा, अलाई दरवाज़ा बनवाया ये, ठीक है, ठीक ना। कहाँ है ये? तो ये दिल्ली में है, दिल्ली, इंडिया, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है कि ये दिल्ली में है अलाई दरवाज़ा, ठीक है। फिर उसके बाद हज़ार दिनारी, मलिक काफूर, ठीक है, गुजरात के एक बाज़ार से खिलजी ने हज़ार दिनारी में इसको ख़रीदा था, मलिक काफूर को, ठीक है। तो इसको हज़ार दिनारी क्यों कहते हैं? क्योंकि मलिक काफूर, ये नाम थोड़ा सा याद रखिएगा क्योंकि काफ़ी मतलब इम्पॉर्टेंट है। मलिक काफूर, आप लोगों ने अगर एक संजय लीला भंसाली की फिल्म आई थी, नाम तो नहीं याद आ रहा मुझे उसका, तो मतलब उसमें शाहिद कपूर है और दीपिका पादुकोण है और रणवीर सिंह है, ठीक है। उस फिल्म में मतलब उन लोगों ने काम किया है। तो उसमें आप देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी जब आता है तो अपने साथ एक गुलाम को रखता है जिसका नाम था मलिक काफूर, ठीक है। काफ़ी मतलब खतरनाक आदमी था वो, ठीक है। तो मलिक काफूर ने खिलजी के पुत्रों को अंधा भी कर दिया और जेल में डालना शुरू कर दिया था। जासूसों को जब ये बात पता चलता है तो वे लोग मलिक काफूर की हत्या कर देते हैं। भाई जाहिर सी बात है कि अगर आप राजा के खिलाफ अगर आप काम करोगे तो जासूस को तो पता चल ही जाएगा, जब जासूस को पता चलेगा तो आपकी हत्या कर देगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हमें कुछ पॉइंट्स था जो हमने देखा है, ठीक है। इसको 1000 दिनार में खरीदा था, ये ध्यान रखिएगा। 1000 दिनार में इसको खरीदा था, ठीक है। अब हम बात करेंगे कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, ठीक है।
कुतुबुद्दीन मुबारक शाह 1316 से 1320 AD, ठीक है। और यही अब अंतिम प्रभावशाली राजा रहेगा, ठीक है, खिलजी वंश का। तो सबसे पहले हमें यह ध्यान रखना है कि ये जो है ये खिलजी का पुत्र है। ये खिलजी मतलब किसका? जलालुद्दीन का नहीं, अलाउद्दीन का। खिलजी अलाउद्दीन का पुत्र, का ये पुत्र है, ठीक है। यही अगला सुल्तान बना, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, ठीक है। एक हिंदू जो कि इस्लाम में परिवर्तन हुआ, ठीक है। नसीरुद्दीन खुसरो शाह से मतलब इसको प्यार हुआ था, ठीक है। थोड़ा सा उस टाइम पर भी ये सब चीज़ हुआ करता था, ठीक ना। तो ये याद रखिएगा, नसीरुद्दीन खुसरो शाह, ठीक है। ये क्या था कि एक हिंदू था और ये हिंदू से परिवर्तित होकर के मुस्लिम बना था और इसी से इसको प्यार हो गया था कुतुबुद्दीन मुबारक शाह को, ठीक है। यानी कि होमोसेक्सुअल, ठीक है। समलैंगिक थे सब ये सब, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह के बाद नसीरुद्दीन मुबारक शाह सुल्तान बनता है। नसीरुद्दीन खुसरो शाह के नीचे एक सैनिक अधिकारी था, ठीक है, गाजी मलिक, जो कि काम किया करता था और इसने नसीरुद्दीन की हत्या कर दी और तुगलक वंश की स्थापना किया, ठीक है। तो हमें यहाँ से क्या समझ में आता है कि नसीरुद्दीन खुसरो शाह के नीचे एक सैनिक अधिकारी जिसका नाम है गाजी मलिक, ठीक है। इसके नीचे एक सैनिक अधिकारी काम करेगा, क्या नाम है उसका? गाजी मलिक, ठीक है। ये काम करता है और ये क्या करता है कि मौका पाते ही नसीरुद्दीन खुसरो शाह की हत्या कर देता है, हत्या कर दिया। और यहाँ से क्या हुआ? यहाँ से तुगलक वंश का शुरुआत हुआ, तुगलक वंश। तो जिस प्रकार से जलालुद्दीन ने शमसुद्दीन का हत्या करके खिलजी वंश का स्थापना किया था, उसी प्रकार से गाजी मलिक ने नसीरुद्दीन खुसरो शाह का हत्या करके तुगलक वंश का स्थापना किया, ठीक है। तो यही गाजी मलिक अपना नाम बदल करके गियासुद्दीन तुगलक नाम रखेगा आगे चल करके, जो कि हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। और बहुत आराम से हम इन सब चीज़ों को लेकर के चलेंगे क्योंकि थोड़ा सा समझना मतलब मुश्किल हो जाता है मिडिल हिस्ट्री। तो कल हम पढ़ेंगे तुगलक वंश। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। तब तक के लिए आपको मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।